अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तुम बिन नहीं लागे जिया आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बाहर बारिश हो रही थी। आज बारिश ने ना रुकने की कसम खाई हुई थी। सुबह से ही बारिश हो रही थी और वो किचन में खड़ी पकोड़े तल रही थी। पकोड़े तलकर वो एक प्लेट में रख रही थी जब साइमा बेगम किचन में चली आईं। दामिया बेटा, पकोड़े बन गए? जी मामा, बस मैं चाय कप में डाल लूँ। दामिया ने जल्दी से चाय कप में डालकर पकोड़े की प्लेट ट्रे में रखी। बाहर ही लाउंज में ले आओ, तुम्हारे बाबा वहीं बैठे हुए हैं। साइमा बेगम बाहर चली गई तो दामिया ट्रे उठाकर लाउंज में ही ले आई और ट्रे लाकर टेबल पर रख दी। मेरी बेटी तो बिना कहे ही जान जाती है कि कब उसके बाबा को क्या चाहिए। आलम साहब ने मुस्कुराकर दामिया को देखा। बाबा, अब मैं नहीं आपका ख्याल रखूंगी तो और कौन रखेगा? दामिया ने आलम साहब की गर्दन में बड़े नाज से दोनों हाथ डालकर कहा। हाँ बिल्कुल, हमारी एक ही तो बेटी है जो हमारी कुल कायनात है। आलम साहब ने दामिया के दोनों हाथ चूम कर कहा। और आप दोनों भी मेरी जिंदगी हैं मामा, बाबा। दामिया ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा। आलम साहब, चाय ठंडी हो रही है। नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि चाय ठंडी दी थी मुझे। साइमा बेगम ने आलम साहब की पिछली बात उनको याद करवाई। बेगम साहिबा, तब आपने वाकई चाय ठंडी दी थी। आलम साहब को अपना भूला हुआ दर्द दोबारा याद आ गया। जी, इसलिए तो अब कहा है कि गर्म पकौड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय पिए। साइमा बेगम ने उनको तंग किया। देख लो दामिया बेटा, तुम्हारी मामा मेरी टांग खींचने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। आलम साहब ने दामिया से साइमा बेगम की शिकायत लगाई। दामिया उनकी प्यार भरी लड़ाई देखकर मुस्कुरा दी। आलम साहब और साइमा बेगम की एक ही बेटी थी, दामिया। दामिया के बाद कुछ मसलों की वजह से उनके यहाँ दोबारा औलाद ना हो सकी, पर वो इस नेमत पर ही खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकते थे। दामिया की मंगनी अपने मामोजाद कज़न अहद से 3 साल पहले हुई थी। दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, पर दामिया ने कभी अहद के सामने इजहार नहीं किया था और अहद ने भी इसरार ना किया था इजहार करने को, क्योंकि वो जानता था कि लड़कियां कम ही अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। मंगनी के फौरन बाद ही अहद लंदन चला गया था। शादी अहद के आने के बाद ही होनी थी। दोनों घराने इस रिश्ते से बहुत खुश थे। दामिया अपने कमरे की छोटी सी लाइब्रेरी में बैठी बुक्स पढ़ रही थी जब वहाँ साइमा बेगम चली आई। दामिया बेटा, बाहर तुम्हारी फूफू आई हैं, बाहर आ जाओ। तुम, साइमा बेगम कहकर चली गई और दामिया ने बुक्स का पेज एक साइड से फोल्ड कर दिया ताकि दोबारा आकर यहीं से पढ़ सके और खुद बेड से दुपट्टा उठाकर बाहर चली आई। अस्सलाम वालेकुम फूफो। दामिया ने मुस्कुराकर आबिदा बेगम पर सलामती भेजी। वालेकुम सलाम फूफो की जान, कैसी हो? आबिदा ने दामिया को अपने गले से लगाकर प्यार भरे लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। दामिया ने उनसे जुदा होते हुए कहा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इब्रार भाई, आप कैसे हैं? दामिया ने मुस्कुराकर इब्रार को देखा। मैं ठीक हूँ। इब्रार का हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी दामिया के भाई बोलने पर मूड खराब हो गया था। साइमा बेगम चाय के लवाजमात ले आई तो दामिया ने साइमा बेगम को बिठाकर खुद चाय सर्व की थी। चाय सर्व करने के बाद दामिया साइमा बेगम के साथ सोफे पर बैठ गई। आहद कब तक आ रहा है फिर भाभी? आबिदा ने आहद के बारे में दरियाफ्त किया। अब्बास भाई तो कह रहे थे कि इस साल के आखिर तक आ जाएगा। आहद, फिर ही शादी की तारीख रखी जाएगी। साइमा बेगम ने मुस्कुराकर कहा। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आबिदा ने दिल से दुआ दी थी। इंशाल्लाह, बस आप बहन भाइयों की ही दुआ चाहिए। साइमा ने उन्हें लवाजमात पेश करते हुए कहा। आहद के नाम पर दामिया के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था, जैसे इब्रार ने बहुत बारीकी से नोट किया। अच्छा भाभी, इजाज़त दे, अब चलते हैं। आबिदा और इब्रार जाने के लिए उठ खड़े हुए। आबिदा बैठ जाओ, खाना खा कर जाना। साइमा ने इसरार किया। नहीं भाभी, फिर कभी सही, अभी इब्रार को किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है। आबिदा बेगम ने अपनी चादर दुरुस्त करते हुए कहा। अच्छा बेटा, चलती हूँ, तुम भी चक्कर लगा लिया करो। आबिदा बेगम ने दामिया से प्यार भरा शिकवा किया। जी फूफो, लगाऊंगी चक्कर, मामा बाबा के साथ। साइमा बेगम उनको गेट तक छोड़ने चली गई, जबकि दामिया बर्तन समेटकर अपने कमरे में आकर दोबारा वहीं से किताब पढ़ने लगी जहां से छोड़कर गई थी। आज 3 सालों बाद अहद लंदन से आ रहा था। अहद को एयरपोर्ट से लेने अब्बास साहब, आलम साहब और आदिल, अहद का छोटा भाई, जा रहे थे। साइमा बेगम भी अपने भाई की तरफ आई हुई थी। साइमा बेगम ने दामिया को भी चलने को कहा था, पर दामिया ने तबीयत का बहाना करके जाने से मना कर दिया। दामिया इतने सालों के बाद अहद के सामने जाने पर शर्मा रही थी।
सब लोग तकरीबन 5 बजे आहत के साथ घर पहुंचे। अदीना बेगम ने आगे बढ़कर आहत को अपने सीने से लगाया। एमन भी अपने भाई से खुशी से मिली थी। आहत चलकर साइमा बेगम के पास आया और उनके सामने अपना सर झुका दिया। साइमा बेगम ने आहत के सर पर प्यार देकर उसे अपने गले से लगा लिया। आहत की नजरें इर्द गिर्द किसी को तलाश करने लगीं। एमन जो अपने भाई की कार्रवाई देख रही थी, आहत के कान में सरगोशी की। भाई, दामिया नहीं आई, इसलिए उसको ढूंढना बंद करें। एमन ने शरारत से कहा। वो क्यों नहीं आई? आहत दामिया का ना आने का सुनकर उदास हो गया था। भाई, उदास मत हो, दामिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आई। एमन ने भाई का उदास चेहरा देखकर तंग करने का इरादा तर्क कर दिया। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। आहत ने भी अपना मूड ठीक कर लिया था। अपनी खुशी के लिए वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ देर बैठने के बाद आलम साहब और साइमा बेगम ने जाने की इजाज़त चाही। आहत उनके साथ गेट तक आया था। उनके जाने के बाद आहत अपने कमरे में आकर लेट गया था। 10 बजे के करीब आलम साहब और साइमा बेगम घर में दाखिल हुए थे। मामा, इतनी देर क्यों लगा दी आप लोगों ने? दामिया ने इन्हें आते ही घेर लिया। क्यों, हमारी बेटी बोर हो रही थी क्या घर में? आलम साहब ने दामिया को अपने साथ लगाकर कहा। मैंने इसे कहा तो था कि चले हमारे साथ। साइमा बेगम ने दामिया को देखा। मामा, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। बाबा, आप चाय पियेंगे क्या? दामिया ने किचन की तरफ जाते हुए पूछा। नहीं, रहने दो, मैं चाय पीकर आया हूँ। साइमा बेगम कमरे की तरफ चल दी तो आलम साहब ने दामिया को इशारे से चाय बनाने का कह दिया। दामिया मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। आधे घंटे बाद आलम साहब अपने कमरे से निकलकर बाहर लॉन में आ गए। दामिया भी चाय लेकर वहीं आ गई। दामिया उनके साथ वाली चेयर पर बैठ गई। बाबा, मामा सो गई क्या? दामिया ने चाय का कप लबों को लगाकर पूछा। हाँ बेटा, सो गई है तुम्हारी मामा। अगर जाग रही होती ना तो मैं उसे बाहर आकर चाय ना पीता, आलम साहब ने मुस्कुराकर कहा। आलम साहब ने दामिया को देखा जो अब उनके घर कुछ दिनों की ही मेहमान थी। आज अब्बास साहब ने शादी जल्दी ही करने की बात की थी। ऐसे क्या देख रहे हैं बाबा? दामिया ने आलम साहब को देखा। कुछ नहीं, बस देख रहा था। हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। बात करते हुए आलम साहब की आंखों में नमी आ गई, जो उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ करके छुपाने की कोशिश की, पर दामिया ने फिर भी देख ली थी। यहाँ देखें बाबा, मेरी तरफ। दामिया ने उनका चेहरा अपनी तरफ किया। बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? मैं कौन सा अभी जा रही हूँ? दामिया की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे मेरी बेटी, रोना नहीं, आलम साहब ने दामिया के आंसू साफ करके कहा। बाबा, आप भी तो रो रहे हैं। दामिया ने उनके आंसू देखकर कहा। अच्छा, मैं भी नहीं रोता, अब खुश? आलम साहब ने अपने आंसू साफ करके कहा। हाँ, अब ठीक है। दामिया मुस्कुरा दी। वो किचन में बर्तन धो रही थी जब इब्रार वहां चला आया। इब्रार भाई, आप यहाँ क्यों आए? लाउंज में जाकर बैठिए ना, दामिया ने साफ बर्तन कैबिन में रखते हुए कहा। तुम मुझे भाई ना कहा करो, इब्रार ने मुंह बनाकर कहा। आप मुझसे बड़े हैं तो भाई ही कहूंगी ना, दामिया ने मुस्कुराकर कहा। जरूरी तो नहीं जो बड़ा हो उसे भाई ही कहना चाहिए, तुम मुझे इब्रार भी कह सकती हो। नहीं, मुझे इब्रार भाई ही कहना अच्छा लगता है, दामिया ने अपने काम में मसरूफी कहा। पर मुझे तुम्हारे मुंह से अपने लिए भाई सुनना पसंद नहीं, इब्रार ने जिद्दी लहजे में कहा। दामिया ने मशकूक नजरों से इब्रार को देखा, जिसका लहजा कुछ और ही कह रहा था। इब्रार चलता हुआ दामिया के नजदीक आ गया। वो 2 कदम पीछे हुई। दामिया, मुझे तुमसे बात करनी थी। इब्रार ने दामिया के चेहरे की तरफ देखा, जहां इस वक्त डर नजर आ रहा था। दामिया, तुम डरो नहीं मुझसे, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, इब्रार ने दामिया का हाथ पकड़कर कहा। उसने झटके से अपना हाथ इब्रार के हाथ से छुड़वाया। ये क्या बदतमीजी है इब्रार भाई? वो ऐसा आवाज में बोली ताकि कोई सुन ना दे। ये बदतमीजी नहीं, ये मोहब्बत है जो मैं तुमसे करता हूँ, इब्रार ने फिर से दामिया का हाथ पकड़कर कहा। इस मर्तबा दामिया ने अपना हाथ गुस्से से निकाला। इब्रार भाई, कुछ शर्म करे, मैं किसी की मंगेतर हूँ, वो ऐसा आवाज में चिल्लाकर बोली थी। तो मंगनी ही हुई है, कौन सा निकाह हुआ है? तुम मंगनी तुड़वा भी तो सकती हो, इब्रार ने आराम से कहा था। उसने चौंक कर इब्रार को देखा, जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मोहब्बत करती हूँ आहत से। सुना आपने, मोहब्बत करती हूँ। दामिया, जिसने कभी आहत के सामने इजहार नहीं किया था, आज इब्रार के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। इब्रार के तो तन बदन में आग ही लग गई दामिया के मुंह से आहत के लिए मोहब्बत का लफ्ज सुनकर। और आइंदा आप मेरे रास्ते में आने की गलती मत कीजिएगा। दामिया ने गुस्से से इब्रार को देखा। इब्रार गुस्से से पांव पटकता हुआ किचन से बाहर निकल गया। दामिया की आंखों में आंसू चमकने लगे, जैसे हमेशा जिसे भाई समझा था वो आज ये पाकीज़ा रिश्ता बदलना चाहता था। दामिया ने दुख से सोचा, उसे इब्रार की सोच पर बहुत अफसोस हुआ था। आहद लॉन में बैठा अपने मोबाइल में दामिया की तस्वीर देख रहा था जब वहां एमन चली आई।
किसी की तस्वीर देखे जा रही हैं? हमें भी दिखाइए ना भाई। एमन ने शरारत से भरपूर लहजे में कहा। तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी ही करती रहती हो क्या? आहत ने मसनूई घुरी से एमन को नवाजा। नहीं भाई, वो तो अम्मी ने आपको बुलाने भेजा था, इसलिए साथ आपकी जासूसी भी हो गई। एमन ने हंसकर कहा। अच्छा, अम्मी कहाँ है? आहत ने मोबाइल अपनी जीन्स की जेब में डालते हुए पूछा। वो अपने कमरे में है, आ जाइए। अम्मी ने आपको साथ लाने का ही कहा है। अच्छा चलो फिर। दोनों अंदर की तरफ चल दिए। अम्मी, आपने बुलाया? आहत ने अदीना बेगम के कमरे के दरवाजे के पास रुक कर पूछा। हाँ बेटा, आओ अंदर। आहत चलता हुआ अदीना बेगम के पास आकर बैठ गया। बेटा, आज शाम को हम तुम्हारी फुप्पो की तरफ जा रहे हैं, तुमने जाना है हमारे साथ? अदीना बेगम ने आहत के चेहरे की तरफ देखा। आहत का दिल दामिया को देखने के लिए मचल रहा था, इसलिए बिना कुछ सोचे जवाब दिया। हाँ अम्मी, मैं आपके साथ चलूंगा। वैसे भी फुप्पो के घर गए हुए काफी टाइम हो गया। आहत ने संजीदगी से कहा। फुप्पो के घर जाना है? ये फुप्पो की बेटी को देखना है। एमन ने दरवाजे से झांक कर कहा। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, तुम्हें मैं बताता हूँ। आहत एमन की तरफ बढ़ा और एमन भागकर अपने कमरे में गायब हो गई। अदीना बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अदीना बेगम ने दिल ही दिल में अपने बच्चों की नजर उतारी और हमेशा खुश रहने की दुआ दी। दामिया मजे से सोई अपनी नींद पूरी कर रही थी जब एमन दामिया के कमरे में आई। एमन ने दामिया का कंधा हिलाया। एक दो मर्तबा कंधा हिलाने से दामिया उठ गई थी। एमन, तुम कब आई? दामिया एमन को देखकर खुश हो गई। दोनों में दोस्ती भी बहुत थी, अभी जब तुम सो रही थी। एमन ने हंसकर कहा। अच्छा, बाहर आ जाओ, फूफो तुम्हें बुला रही हैं। रुको, मैं मुंह धोआऊं। दामिया वॉशरूम में मुंह धोने चली गई। एमन दामिया की बुक्स उठाकर देखने लगी। दामिया टॉवल से मुंह साफ करते वॉशरूम से निकली। दोनों चलती हुई बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम मोमानी। दामिया अदीना बेगम की तरफ बढ़ी। वालेकुम अस्सलाम। अदीना बेगम ने उसे खुशी से गले लगाया था। वो उनसे मिलकर पलटी तो नजर एकदम साख्त हो गई थी। सामने सोफे पर बैठे आहद उसे ही नजरों में रखे हुए था। मैं किचन में जाकर खाने को देखती हूँ। दामिया जल्दी से लाउंज से निकलकर किचन में चली आई। चौंक गई थी ना भाई को देखकर। एमन भी दामिया के पीछे चली आई। बदतमीज, तुमने बताया कि उन्हें कि आहत भी आए हैं। दामिया ने एमन के कंधे पर थप्पड़ रसीद किया। हाँ, मैं बता देती और तुम कमरे से बाहर ही ना आती, इसलिए तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। एमन ने मुस्कुराकर कहा। दामिया दोबारा लाउंज में गई ही नहीं। खाने के लवाजमात भी एमन के हाथ ही रखवा दिए। दामिया खुद जाकर कमरे में बंद हो गई। एमन भी दामिया के पास बैठी उसे आहत के हवाले से तंग करती रही। दामिया, तुम्हें पता है आज हम क्यों आए हैं? क्यों? उसने हैरानी से पूछा। तुम्हारे और भाई की शादी की बात करने आए हैं। एमन ने दामिया के कंधे से अपना कंधा टच करके कहा। अब ज्यादा दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें भाभी कहकर बुलाऊंगी। एमन ने शरारतीपन से कहा। दामिया के गाल सुर्ख हो गए। ओए होए, लड़की शर्मा रही है, एमन ने अपना शरारतीपन बरकरार रखते हुए कहा। दामिया उनके जाते वक्त भी शर्म से कमरे से बाहर नहीं आई। अदीना बेगम कमरे में ही उससे मिलकर चली गई। उनके जाने के बाद आलम साहब ने दामिया को अपने कमरे में बुला लिया था। दामिया बेड पर उनके पास आकर बैठ गई। आलम साहब ने बात का आगाज किया। दामिया बेटा, क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे मामू क्यों आए थे? आलम साहब ने दामिया का झुका चेहरा देखा। जी बाबा, पता है। दामिया ने इस बात में सर हिलाया। वो तुम्हारी शादी के दिन लेने आए थे और हमने 2 महीने के बाद की तारीख रखी है। तुम खुश तो हो ना दामिया बेटी? आलम साहब ने दामिया की मर्जी जानना चाही। बाबा, आपने मेरे लिए जो भी फैसला किया है अच्छा ही किया होगा और मुझे कोई एतराज नहीं। दानिया ने झुके सर के साथ ही जवाब दिया। खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। आलम साहब ने खुशी से दामिया को अपने साथ लगाकर दुआएं दी। शादी की तैयारियां करते हुए पता भी नहीं चला दिन गुजारने का और दामिया को मायूं भी बिठा दिया गया। जब मेहंदी का दिन आन पहुंचा, दामिया सब्ज रंग की कुर्ती और पिंक शरारा पहने गजब ढा रही थी। लड़की वाले दामिया की मेहंदी की रस्म करने के बाद लड़के वालों की तरफ चले गए। दामिया की मेहंदी की रस्म करने के बाद साइमा बेगम ने उसे कमरे में भेज दिया था। इब्रार भी खसूसी तौर पर लड़के वालों की तरफ मेहंदी की रस्म करने गया था। लड़के वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लड़की वालों का इस्तकबाल किया। उसके बाद आहद को स्टेज पर बिठाकर मेहंदी की रस्म की जाने लगी। सबसे आखिर में इब्रार आहद को मेहंदी लगाने स्टेज पर आया। आप मुझे तो जानते ही होंगे। इब्रार ने अपना हाथ आहद के सामने किया। आप दामिया के कज़न हैं? आहद ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। जी, मैं दामिया का कज़न भी हूँ और आहद ने चौंक कर पूछा। और उसकी मोहब्बत भी? इब्रार ने मुस्कुराकर कहा। आहद के चेहरे का रंग 1 मिनट में उड़ गया।
وہ یہ شادی بھی مامو جان کے کہنے پر کر رہی ہے کیونکہ وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ ابرار نے طنزیہ مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا۔ احد تو بے یقینی سے ابرار کو دیکھ رہا تھا۔ خیر، شادی مبارک۔ ابرار مسکرا کر شادی کی مبارکباد دے کر چلا گیا تھا اور جاتے جاتے دامیہ کی زندگی میں زہر گھول گیا تھا۔ احد غصے سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ ادینہ بیگم پیچھے سے آواز دیتی رہی مگر وہ سنے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ احد میرون شیروانی پہنے کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا تو دامیہ بھی بلڈ ریڈ لہنگا پہنے کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ احد کا موڈ خراب ہی رہا سارا وقت۔ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد دامیہ عالم صاحب سے اور دامیہ احد بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا تھا۔ جیسے جیسے رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا عالم صاحب اور سائمہ بیگم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اور پھر رخصتی کا شور مچ گیا۔ دامیہ کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا گیا۔ دامیہ عالم صاحب اور سائمہ بیگم سے مل کر خوب روئی۔ ادینہ بیگم نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ اس کا احد ہاؤس میں اچھے سے استقبال کیا گیا اور پھر ایمن نے پکڑ کر دامیہ کو اندر لے جا کر صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ احد اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا تھا۔ ایمن دودھ کا بڑا سا تھال لے آئی اور اسے درمیان کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ بھائی کہاں گئے؟ ایمن احد کو ڈھونڈنے لگی اور پھر ایک کزن جا کر احد کو پکڑ لایا۔ بھائی یہاں آ کر بیٹھو۔ ایمن نے احد کو دامیہ کے سامنے بٹھا دیا۔ یہ کیا فضول سی چیزیں کر رہی ہو تم؟ احد غصے سے بولا۔ بیٹا کرنے دو نا کھیل۔ ایمن نے بہت تیاری کی تھی اس کھیل کے لیے، ادینہ بیگم نے نرمی سے کہا تو احد خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں اس میں یہ رنگ ڈالوں گی، جو سب سے پہلے ڈھونڈے گا وہ دوسرے پر حکومت کرے گا، ایمن نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تالیاں بجا کر گیم شروع کی گئی۔ دامیہ اور احد نے تھال میں ہاتھ ڈالا۔ ایک دو مرتبہ دامیہ کا ہاتھ احد کے ہاتھ سے ٹچ ہوا۔ احد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایمن نے احد کو اٹھتے دیکھ پوچھا۔ احد بنا کوئی جواب دیے انگوٹھی ایمن کے ہاتھ پر رکھ کر چلا گیا۔ جو احد کی ٹیم کے تھے وہ اٹھ کر شور مچانے لگے۔ ایمن دامیہ کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اچھا بس اب ختم کرو یہ کھیل اور دامیہ کو اس کے کمرے میں لے کر جاؤ۔ ایمن، ادینہ بیگم نے سختی سے ڈانٹا تو سب خاموشی سے سونے کے لیے جانے لگے۔ ایمن دامیہ کو لے کر کمرے میں آ گئی اور ایمن ایک گلاس پانی کا ملے گا؟ دامیہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ہاں ابھی دیتی ہوں دامیہ بھابھی، ایمن شوخی سے کہتی جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر دامیہ کو دیا اور اس نے خالی گلاس ایمن کو پکڑایا واپس۔ ایمن نے سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھ دیا۔ ایمن تمہیں آنٹی بلا رہی ہیں، ایک لڑکی دروازے سے سر نکال کر ایمن کو پیغام دے کر چلی گئی۔ اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے آواز دے دینا بھابھی۔ ایمن دروازہ لگا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ ایزی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ 4 گھنٹے سے بیٹھی احد کا انتظار کر رہی تھی وہ، اور دامیہ کو نیند بھی آ رہی تھی پر اس نے سختی سے آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ وہ بیڈ سے سر ٹکا کر لیٹ گئی۔ اس کی آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ احد فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا۔ احد نے ایک نظر سوئی دامیہ پر ڈالی اور شاور لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد کمرے میں آیا اور چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا اور کشن اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح دامیہ کی آنکھ کھلی تو احد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی الماری کی طرف آئی اور کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی جب ایمن اسے بلانے چلی آئی۔ سسرال میں پہلی صبح مبارک ہو بھابھی جی، ایمن نے شرارت سے کہا۔ اس کے گلابی ہونٹ مسکرا دیے۔ چلیے بھابھی نیچے آ کر ناشتہ کر لیں۔ دامیہ نے بالوں کو جڑا بنا کر کیچر لگایا اور دامیہ اور ایمن آگے پیچھے چلتی ہوئی نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی تھیں۔ احد بھی ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہا تھا۔ دامیہ احد کی رائٹ سائڈ والی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ احد اپنا ناشتہ مکمل کر کے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ بھی ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے اٹھ گئی۔ ایمن دامیہ کو اپنی کزنز کے پاس لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ناشتے کے بعد احد کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے دن ان کے ولیمے کی تقریب تھی۔ احد آج بھی بلیک 3 پیس پہنے ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ دامیہ لائٹ گرین لہنگے میں سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر احد دامیہ کے پاس صرف چند منٹ بیٹھا، پھر اٹھ کر دوسری سائڈ اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ ہال سے واپس آتے ہی احد گاڑی لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا۔ دامیہ کمرے میں آ گئی تھی اور آج کی رات بھی وہ انتظار کرتے ہی گزاری، پر احد واپس نہ آیا۔ دامیہ فجر کے وقت اٹھ کر کپڑے چینج کرتے ساتھ والے روم میں چلی گئی تھی۔ احد دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو نظر سیدھی بیڈ کی طرف گئی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ احد نے گاڑی کی چابی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور ہاتھ میں پہنی گھڑی اتارنے لگا۔ دامیہ ہاتھ میں لہنگا پکڑے ساتھ والے روم سے نکلی۔ احد نے اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ احد گھڑی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ آپ یہاں کیوں لیٹ گئے؟ دامیہ چلتی ہوئی صوفے کے پاس آئی۔ پلیز لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ احد
दामिया के सवाल का जवाब दिए बगैर करवट दूसरी साइड लेकर सो गया। दामिया ने हैरानी से आहत को देखा। लहंगा अलमारी में रखकर लाइट बंद करके दामिया बेड पर आकर लेट गई। 1 हफ्ता हो गया था शादी को, पर दोनों के दरमियान बातचीत बस नाम की ही थी। दामिया तो आहत की बेरुखी देखकर तड़प रही थी। वो आहत से बात करना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि क्यों वो ये सब कर रहा है, पर आहत इस बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। ऑफिस से आते ही दोस्तों की तरफ चला जाता और रात गए तक वापस आता। तब तक दामिया आहत का इंतजार करते करते सो जाती, पर आज दामिया ने सोच लिया था कि वो आहत से बात करके ही रहेगी। सारी रात दामिया आहत का इंतजार करती रही। 3 बजे के करीब आहत की गाड़ी गेट से अंदर आती नजर आई। दामिया खिड़की के पास खड़ी नीचे देख रही थी। आहत गाड़ी को लॉक लगाकर अंदर चला आया। दामिया खिड़की बंद करके बेड के करीब आ गई। आहत कमरे में आया तो उसे जागते पाकर थोड़ा हैरान हुआ। यह हैरानी सिर्फ 2 मिनट की थी। वो अलमारी से कपड़े निकालकर शॉवर लेने चला गया। शॉवर लेने के बाद कमरे में आया तो वो वैसे ही बेड पर बैठी हुई थी। आहत खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बाल कंघी करने लगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कमरे की खामोशी को दामिया की आवाज ने तोड़ा। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? आहत ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर पीछे मुड़कर दामिया को देखा। जब से हमारी शादी हुई है आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। मैं आपकी बेरुखी से तंग आ गई हूँ। आहत, क्यों ऐसा रवैया रखा हुआ है आपने मेरे साथ? दामिया चलती हुई आहत के पास आई। अभी तो सिर्फ शादी को 5 दिन हुए हैं और तुम अभी से तंग आ गई हो। आहत ने तल्खी से कहा। मैं शादी से तंग नहीं आई, मैं आपके रवैये से परेशान हूँ। आखिर मैंने क्या गलती की है जो आप ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ? दामिया की आंखों में आंसू आ गए। आहत दामिया को बिना जवाब दिए एक साइड से निकलकर सोफे पर जाकर लेट गया। आहत, आप मेरी बात का जवाब दें, दामिया ने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। आहत ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और दामिया एक नजर आहत को देखकर कमरे से बाहर चली गई। उस दिन के बाद दामिया ने भी दोबारा आहत से बात करने की कोशिश नहीं की। खुद को घर के कामों में मसरूफ कर लिया और साथ वाले कमरे में सोने लगी। दामिया तभी अपने कमरे में जाती जब आहत घर पर नहीं होता था। अब भी कमरे में दामिया अपने कपड़े लेने आई थी जब वहां आहत चला आया। वो दामिया को इग्नोर करके अपने ऑफिस की फाइल ढूंढने लगा जो वो लेने के लिए आया था। उसने सब जगह चेक किया पर फाइल नहीं मिली। दामिया सामने खड़े आहत की कार्रवाई देख रही थी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? उसने बिलाकर पूछ लिया। मैं जो मर्जी ढूंढूं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आहत ने जोर से दराज बंद करके कहा। क्यों नहीं मतलब होना चाहिए? बीवी हूं मैं आपकी, मुझे आपकी हर चीज से ही मतलब होना चाहिए। हाँ, बीवी मेरी और महबूबा किसी और की, उसने तंजिया लहजे में कहा। क्या मतलब है आपकी बात का? दामिया ने गुस्से से पूछा। इतनी मासूम मत बनो दामिया, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं। अब ये तुम्हारी भोली और हसीन सूरत का मुझ पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी असलियत मुझे पता लग गई है, उसने नफरत से कहा। किस असलियत की बात कर रहे हैं आप? दामिया ने बेयकीनी से आहत को देखा। इससे पहले आहत अपनी नफरत मजीद दिखाता दस्तक देकर एमन कमरे में चली आई। भाई, ये आपकी फाइल मिल गई। एमन ने फाइल आहत को दी। वो फाइल लेकर वहां रुका नहीं था, कमरे से चला गया। दामिया सदमे की हालत में खड़ी हुई थी। भाभी, आपको क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हैं? एमन ने दामिया का कंधा हिलाकर पूछा। उसने खाली खाली नजरों से एमन को देखा। और आपने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए? एमन ने दामिया के हाथ में कपड़े देखकर कहा। भाभी, जल्दी कपड़े चेंज करिए ना, आइसक्रीम खाने नहीं जाना क्या? आदिल नीचे इंतजार कर रहा होगा। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। एमन, उसने कपड़े वापस अलमारी में रख दिए। पर क्यों भाभी? बड़ी मुश्किल से तो मैंने आदिल को मनाया था, अब आप मना कर रही हैं। एमन ने नाराज होते हुए कहा। प्लीज एमन, तुम लोग चले जाओ, मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी। दामिया अगर अपने होश में होती तो एमन को नाराज होते देखकर फौरन जाने के लिए तैयार हो जाती, मगर वो अपने होश में ही तो नहीं थी। वो तो अभी तक आहत की बातों के हिसार में थी। एमन बेदिली से कमरे से चली गई। दामिया बेड पर ऊंधे मुंह गिरकर रोने लगी और अपनी मोहब्बत पर मातम करने लगी। दामिया कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई। आलम साहब और साइमा बेगम दामिया के आने से बहुत खुश थे। आबदा को जब पता चला कि दामिया घर आई हुई है तो वो भी इब्रार के साथ उसे मिलने चली आई। बेटा, खुश तो हो ना? आबदा बेगम ने प्यार से उसे देखते हुए पूछा। जी फूफो, बहुत खुश हूँ। मैं, मोमानी, मामू सब लोग ही अच्छे हैं, दामिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इब्रार दामिया के चेहरे से उसका हाल जानने की कोशिश कर रहा था, पर इब्रार को वहां खुशी के सिवा कुछ नजर नहीं आया तो इब्रार के अंदर की आग भड़क उठी। वो बर्तन उठाकर किचन में ले गई। इब्रार भी दामिया के पीछे चला आया।
इब्रार भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? दामिया ने नागवारी से इब्रार को देखा। बहुत खुश हो ना तुम? इब्रार ने गुस्से से पूछा। आपकी सोच से भी ज्यादा खुश हो, उसने होठों पर मुस्कुराहट सजाकर कहा। इब्रार की नजर किचन से बाहर गई, जहां से आहद चला आ रहा था। उसके दिमाग में शैतानी सोच आई, ऐसा क्या था आहद में जो तुम्हें मुझ में नजर नहीं आया? इब्रार ने दामिया को कंधे से पकड़कर कहा। इससे पहले दामिया इब्रार के हाथ पीछे करती किचन में आहद चला आया। दामिया को इब्रार के करीब देखकर आहद की आंखों में चिंगारियां बढ़ गई। उसने एक झटके से इब्रार को पीछे किया और आहद के पीछे भागी, जो बाहर चला गया था। इब्रार के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। दामिया भागकर गेट तक आई तो आहद गाड़ी स्टार्ट करके गेट से निकाल कर ले गया। दामिया, आहद कहाँ गया? साइमा बेगम ने उसके पास आकर पूछा। मामा वो चले गए। पर दामिया, अभी तो आहद आया था। साइमा बेगम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। मामा, इन्हें कोई जरूरी कॉल आ गई थी, इसलिए चले गए। आइए अंदर चलते हैं। वो साइमा बेगम को अंदर ले आई। अगले दिन वो घर आ गई थी। छुट्टी का दिन था तो आहद घर पर ही मौजूद था। सब लाउंज में बैठे हुए थे। अब्बास साहब, आहद और आदिल टीवी पर मैच देख रहे थे, जबकि अदीना बेगम उनके पास बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। दामिया किचन में एमन के पास चली आई। एमन चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थी। वो सिंक में पड़े बर्तन धोने लगी। टेस्ट कैसे हुए तुम्हारे एमन? भाभी, बहुत ही अच्छे हुए, एमन ने खुशी से बताया। भाभी, अब फंक्शन होना है कॉलेज में और आप भी मेरे साथ चलेंगी। मैं क्यों जाऊंगी? उसने हैरानी से पूछा। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा है कि मैं अपनी भाभी को भी लेकर आऊंगी, इसलिए आप मेरे साथ जाएंगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, एमन ने कानों पर हाथ रखकर कहा। दामिया एमन के अंदाज पर मुस्कुरा दी। एमन के कॉलेज में आज फंक्शन था। दामिया मिरर के सामने खड़ी अपने होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। लिपस्टिक लगाने के बाद उसने अपना तफसीली जायजा लिया। उसने ब्लू कलर की लंबी फ्रॉक जेबेतन की हुई थी। लाइट से मेकअप में भी वो गजब ढा रही थी। आहद कमरे में चला आया। उसकी नज़र दामिया पर पड़ी तो वो वापस मुड़ना भूल गई। दामिया ने आहद की आंखों में उभरते जज्बात देखकर नजरें झुका लीं। वो चलते हुए दामिया के पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर आहद ने उसे अपने करीब कर लिया। दामिया ने अपने माथे पर गर्म लम्स महसूस किया। आहद ने नीचे झुककर दामिया को अपने बाजू में उठा लिया और चलता हुआ बेड पर ले आया। अम्मी, मैं कल लंदन जा रहा हूँ। ड्राइंग टेबल पर बैठे सब लंच कर रहे थे जब आहद ने धमाका किया। दामिया का खाना खाता हुआ हाथ रुक गया था। पर बेटा, तुम तो हमेशा के लिए यहाँ आ गए थे, अदीना बेगम ने बेचैनी से कहा। अम्मी, वहाँ मेरा बिजनेस है, अब वो मैं सारा मैनेजर के हाथ तो छोड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे जाना होगा। आहद ने स्पाट चेहरे से कहा। बरखुरदार, ये कोई होटल नहीं है कि जब तुम्हारा दिल चाहा चले आए और जब दिल चाहा वापस चले जाओ। ये हमारा घर है, अब्बास साहब ने ऊंची आवाज में कहा। तो बाबा, आप भी सुन लें, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं ज़रूर लंदन जाऊंगा, आहद ने जिद्दी लहजे में कहा। ठीक है, जाओ, पर सारी ज़िंदगी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना और ना कभी इस घर में वापस आना, अब्बास साहब ने चिल्लाकर कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? अदीना बेगम अपने शौहर का गुस्सा देखकर घबरा गईं। सही कह रहे हैं हम, ये आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाए, मुझे आपका फैसला मंजूर है। आहद उठकर कमरे में चला गया। अब्बास साहब भी उठकर बाहर चले गए। दामिया के आंसू बहने लगे। अदीना बेगम उठकर आहद के पीछे गईं। एमन भी रो रही थी। आदिल अलग परेशान था। कुछ देर बाद आहद कमरे से बाहर निकल कर आया। उसके हाथ में भी बैग था। अदीना बेगम उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आहद, बेटा रुक जाओ, मत जाओ, अदीना बेगम ने आहद का रास्ता रोककर कहा। अम्मी प्लीज, आहद ने इल्तजा की। बेटा, अपनी माँ का ख्याल करके ही रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अदीना बेगम ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा। उसने सामने खड़ी दामिया को देखा जो उसे ही देख रही थी। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? आहद ने अदीना बेगम के हाथ पकड़ लिए। अदीना बेगम आहद के गले लगकर रोने लगी। मत रोको इसे अदीना, जाने दो। अब्बास साहब वहां चले आए। आहद ने अदीना बेगम को खुद से जुदा किया और एक नज़र अब्बास साहब को देखकर घर से निकलता चला गया। भाभी प्लीज खाना खा लें, एमन कब से दामिया की मिन्नतें कर रही थी, पर दामिया हर मर्तबा मना कर देती। मुझे नहीं खाना एमन, प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। भाभी, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा ही खा लें, मुझे भूख नहीं है। भाभी, जब भाई ने ही आपका ख्याल नहीं किया तो आप क्यों उनके लिए खुद को तकलीफ पहुंचा रही हैं? एमन ने बेबसी से कहा। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। एमन, वो क्यों छोड़कर चले गए मुझे? वो एमन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। भाभी प्लीज, आप
किसी ऐसे शख्स के लिए अपने आंसू ज़ाया ना करें जिसे आपकी फिक्र ही नहीं। एमन ने दामिया की पीठ थपकी। चले अब खाना खाएं। एमन ने दामिया के आंसू साफ किए और अपने हाथ से निवाले बनाकर उसे खिलाने लगी। वो खामोशी से खाना खाने लगी। 8 महीने बाद, दामिया बेटा बस करो, आराम कर लो, सुबह से तुम लगी हुई हो। अम्मी, बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, उसने बिरयानी को दम पर रखते हुए कहा। बेटा, अपना नहीं तो आने वाले बच्चों का ही ख्याल कर लो। अदीना बेगम ने उसे देखा, जिसने दुपट्टे से अपना सारा वजूद ढांपा हुआ था। डॉक्टर ने उसे जुड़वां बच्चों की खुशी सुनाई थी। बाकी का काम खुद ही एमन कर लेगी, तुम चलो। अदीना बेगम दामिया का हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले आई। चलो शाबाश, कमरे में जाकर आराम करो। अम्मी, मैं बैठ बैठ कर थक जाती हूँ, दामिया ने नाराजगी से कहा। भाभी काम छोड़े, आ जाए, हम लूडो खेलते हैं। आदिल लूडो लेकर सोफे पर बैठ गया। अच्छा ठीक है। वो ऐसा ऐसा चलती सोफे की तरफ चली गई। 3 साल के बाद कमरे में गहरी तारीकी छाई हुई थी। 2 लोगों की ऐसा ऐसा आवाज में सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। तुम पहले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ओए, तुम पूरे डरपोक हो, हाथ पकड़ो, इकट्ठे ही बाहर चलते हैं, दूसरे ने सरगोशी में डांटा। दोनों अपने छोटे छोटे कदमों से दरवाजे की तरफ चल रहे थे जब अचानक बेड पर पड़े वजूद ने इन्हें मुखातिब किया। हारून और हारिस, कहाँ जा रहे हो इस टाइम? दामिया ने उठकर अपने बाल समेट कर जूड़ा बनाया। वो मामा जानी, हम बाहर पानी पीने जा रहे थे, है ना हारून? हारिस ने हारून की तरफ देखकर कहा। हारिस, तुम मामा जानी से झूठ क्यों बोल रहे हो? मामा जानी, हम आदिल चाचू के साथ आइसक्रीम खाने जा रहे थे। दामिया ने हारून की बात सुनकर अपनी हंसी दबाई। यहाँ आओ तुम दोनों मेरे पास। दामिया ने उन्हें हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। दोनों दामिया के सामने बेड पर जाकर बैठ गए। हारिस, आपने झूठ क्यों बोला? दामिया ने हारिस को देखा, जो बिल्कुल उस जैसा था, बस आंखों का कलर आहद जैसा था और हारून आहद की दूसरी कॉपी था। दोनों बच्चों में जमीन आसमां का फर्क था। अगर हारून मासूम था तो हारिस बहुत ज्यादा शरारती था, पर दोनों ही बिल्कुल साफ बोलते थे। मामा जानी, मेरे झूठ बोलने का कभी कोई फायदा नहीं हुआ, हमेशा ये सच बोल देता है, हारिस ने हारून की तरफ इशारा करके कहा। तो आप फिर झूठ बोलते ही क्यों हैं जब आपको हारून की आदत का पता है? हारिस, मामा जानी कहती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। दामिया को बेअख्तियार अपने दोनों बच्चों पर प्यार आया। फिर पकड़े गए क्या आज तुम दोनों? आदिल ने दरवाजे से सर निकाल कर कहा। आदिल, तुमने दोनों को बिगाड़ दिया है, सुधर जाओ तुम। दामिया ने मसनूई घुरी से आदिल को नवाजा। सॉरी भाभी, माफ कर दें, अगली मर्तबा नहीं होगा। आदिल ने कान पकड़कर कहा। भाभी, ये हर मर्तबा यही कहता है। एमन भी दरवाजे से अंदर चली आई। तुम तो चुप ही रहो भाभी, ये गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठने के लिए इन दोनों से लड़ रही होती है। आदिल ने एमन के बाल खींचकर कहा। उफ, मेरे बाल। एमन ने अपने बाल पकड़ लिए। क्या है आदिल, तुम मेरे बाल ही क्यों पकड़ते हो? एमन ने आदिल के बाजू पर चिप लगाकर कहा। देखिए भाभी, ये लड़की भाई को मार रही है, इसे जरा लिहाज नहीं कि बड़ा हूं, इससे मैं। हाँ, तुम्हें तो जैसे बहुत तमीज है कि छोटों से कैसे बात की जाती है, एमन ने नागवारी से कहा। बस करो तुम दोनों, कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? दामिया उनके दरमियान में आकर बोली। भाभी, इसने ही लड़ाई शुरू की थी, एमन ने उंगली से आदिल की तरफ इशारा करके कहा। हाँ, और तुम तो जैसे बहुत मासूम हो, चुड़ैल। हारिस और हारून दोनों बेड पर बैठे मजे से उनकी लड़ाई देख रहे थे। अच्छा अच्छा बस, दामिया ने हाथ उठाकर कहा। चलो तुम दोनों सोने जाओ। दामिया ने आदिल और एमन को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। दोनों खामोशी से बाहर चले गए। हारून और हारिस जल्दी से लेट गए कि कहीं उन्हें भी ना डांट पड़ जाए। मामा जानी से दामिया लाइट बंद करके बेड पर आकर लेट गई। हारून और हारिस सो चुके थे। उसने साइड दराज से तस्वीर निकालकर अपने सीने से लगा ली और आहिस्ता आवाज में तस्वीर से बातें करने लगी। आपके बिना अधूरे हैं हम, प्लीज वापस आ जाएं आहत। दामिया के आंसू तस्वीर पर गिरने लगे। अब्बास साहब ने सबको आहत से राब्ता करने से सख्ती से मना किया हुआ था, पर आदिल ने फिर भी चुपकर आहत से राब्ता रखा हुआ था। आदिल ने आहत को दामिया की प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी दी थी कि शायद भाई ये खबर सुनकर आ जाए, पर आहत दामिया का नाम भी सुनना नहीं चाहता था। आदिल की जुबानी अपने बच्चों का सुनकर आहद को बहुत खुशी हुई थी। आहद ने आदिल से बच्चों की तस्वीरें भी मांगी थीं, पर आदिल ने यह कहकर मना कर दिया कि खुद आकर अपने बच्चों को देख लें। आहद को अपने बच्चों को देखने की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मामा जानी, हारिस मुझे अपने साथ नहीं खेलने दे रहा। हारून चलता हुआ किचन में दामिया के पास आया। क्यों नहीं खेलने दे रहा? आओ मेरे साथ, मैं देखती हूँ हारिस को। वो हारून की उंगली पकड़कर बाहर ले आई। हारिस, तुम अपने साथ भाई को क्यों नहीं खिला रहे हो? मामा जानी, ये ठीक से नहीं खेलता।
तुम इसे बैट दो, फिर ही ये खेलेगा ना। हारिस ने मुंह बनाकर बैट हारून को दिया। हारिस, लड़ना नहीं है, भाई के साथ मिलकर खेलो। वो हारिस को समझाकर अंदर चली गई। एमन, मैं कमरे में सोने जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम हारिस और हारून को जल्दी कमरे में भेज देना। दामिया ने अपने सर को हाथ से मसलते हुए कहा। ठीक है भाभी, आप आराम करें, मैं दोनों को भेज दूंगी कमरे में। दामिया कमरे में चली गई। एमन के बहुत कहने पर भी हारिस हारून कमरे में नहीं गए थे। लाउंज में आदिल के साथ ही बैठे टीवी देखते रहे। थक हार कर एमन अपने कमरे में ही चली गई। एमन के बहुत कहने पर भी हारिस और हारून कमरे में नहीं गए थे। लाउंज में आदिल के साथ ही बैठे टीवी देखते रहे। 2 बजे का टाइम था जब दरवाजे पर बेल बजी। आदिल ने चौंक कर दोनों को देखा। इस टाइम कौन हो सकता है? दोनों ने कंधे उचकाए, जैसे कह रही हूं कि हमें क्या पता, मैं जाकर देखता हूँ। आदिल चलता हुआ गेट की तरफ गया। थोड़ी देर बाद आदिल वापस लाउंज में आया तो आहद उसके साथ था। अब्बास साहब जो किचन में पानी पीने आ रहे थे वहीं अपनी जगह साख्त खड़े हो गए। वो चलता हुआ उनके पास आया। बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दें। आहद ने उनके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। अब्बास साहब इतने सालों से बेटे की जुदाई सह रहे थे, अब वो थक चुके थे, इसलिए आगे बढ़कर आहद को अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में लाउंज में रौनक लग गई थी। अदीना बेगम और एमन भी आहद से मिल रहे थे। दोनों बच्चे हैरानी से सारा मंजर देख रहे थे। जब आदिल ने इन्हें मुखातिब किया, हारून, हारिस, पहचाना इन्हें? दोनों बच्चों ने अस्बात में सर हिलाया। ये हमारे बाबा हैं ना चाचू? हारिस ने आदिल की तरफ देखकर पूछा। हाँ, ये तुम लोगों के बाबा हैं, आदिल ने मुस्कुराकर कहा। दोनों बच्चे भागकर आहद के गले जा लगे। आहद उन्हें वालाहाना अंदाज में चूमने लगा। आहद के इस अंदाज पर सब मुस्कुरा दिए। वो दोनों को अपनी गोद में लेकर सोफे पर जाकर बैठ गया। बाबा, आप कहाँ गए हुए थे? हारिस ने आहद के गाल पर अपना छोटा हाथ रखकर पूछा। हारिस, मामा जानी ने बताया तो था कि बाबा काम के लिए बाहर गए हुए हैं। हारून ने अपनी समझदारी से जवाब दिया। वो हल्के से मुस्कुरा दिया। एमन, जाओ बेटा, दामिया को भी ले आओ नीचे। अदीना बेगम को अचानक दामिया का ख्याल आया। दामिया के नाम पर आहद का मूड एकदम खराब हुआ, जैसे आदिल ने और एमन ने नोट किया। एमन उठकर दामिया के कमरे में चली गई। सर्दियों के दिन थे, इसलिए वो अपने ऊपर अच्छे से कंबल लेकर लेटी हुई थी। एमन ने कमरे में आते ही लाइट ऑन की और फिर चलती हुई बेड के करीब आई। भाभी, उठ जाए भाभी। एमन ने उसका कंधा हिलाया। दामिया एकदम उठाए जाने पर घबरा कर उठी। क्या हुआ एमन, सब ठीक है ना? भाभी, सब ठीक है, बस आप नीचे चलिए। एमन ने दामिया का हाथ पकड़कर बेड से उठाया। एमन, सबर, मुझे दुपट्टा तो लेने दो। उसने बेड से अपना दुपट्टा उठाकर गले में पहना। क्या हुआ है, बताओ तो सही, उसने एमन के साथ चलते हुए पूछा। भाभी, नीचे जाकर आप खुद को पता चल जाएगा। एमन दामिया को नीचे ले आई। नीचे आते ही उसने बेयकीनी से सामने सोफे पर बैठे आहद को देखा, जैसे उसकी मौजूदगी का यकीन न आ रहा हो। क्या हुआ भाभी? अपने शौहर को देखकर हैरान रह गई हैं ना आप? एमन ने उसके कान के करीब सरगोशी की। दामिया, वहां क्यों खड़ी हो गई हो? यहाँ आओ ना बेटा। अदीना बेगम ने उसे अपने पास बुलाया। वो चलती हुई अदीना बेगम के पास आकर बैठ गई। आहद ने बस एक नज़र उसको देखा था और फिर से बच्चों के साथ मसरूफ हो गया था। चलो बेटा, रात बहुत हो गई है, सब अपने अपने कमरों में चलो, अब्बास साहब ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। दामिया बेटा, आहद के लिए चाय बनाकर ले जाना। अदीना बेगम ने जाते हुए दामिया को रुककर कहा। जी अम्मी, मैं बनाकर ले जाऊंगी। सब उठकर अपने कमरों में चले गए थे। दामिया किचन में चाय बनाने चली गई। वो जब चाय बनाकर कमरे में आई तो हारून और हारिस आहद के साथ मिलकर मस्ती कर रहे थे। उसने चाय साइड टेबल पर ले जाकर रख दी। तुम चाय क्यों लेकर आई हो? मुझे नहीं पीनी, ले जाओ इसे, आहद ने गुस्से से कहा। अम्मी ने कहा था कि आपको चाय दे दो, उसने आहद की तरफ देखकर कहा था। मैंने कहा ना, ले जाओ चाय। दामिया खामोशी से चाय का कप उठाकर नीचे किचन में रखाई। हारून, हारिस, टाइम देखो क्या हो रहा है, और तुम लोग अभी तक जाग रहे हो, चलो जल्दी से सो जाओ। दामिया ने आते ही दोनों को डांटा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम सो जाओ, जब इनका दिल चाहेगा वो सो जाएंगे। आहद की बेरुखी देखकर उसका दिल भर आया था। दामिया खामोशी से दूसरी साइड पर जाकर लेट गई थी। दोनों बच्चे भी दामिया के कहने पर लेट गए थे। आहद बस गुस्से से उसकी पुश्त को देखकर रह गया था। हारिस, हारून, बस करो, लेट हो रहे हो, हम नानू के घर नहीं जाना क्या? दामिया ने टीवी बंद करके कहा। मामा जानी, बस 5 मिनट, कार्टून अभी खत्म हो जाएंगे। हारिस ने दोबारा टीवी ऑन करते हुए कहा। ये खत्म नहीं होंगे, सारा दिन लगे रहेंगे। वो हारून के कपड़े चेंज करने लगी। दामिया ने हारून को तैयार करके बेड पर बिठा दिया। हारिस, जल्दी आओ बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आहद उन्हें तैयार होते देख पूछे बिना न रह सका। बाबा, हम नानू के घर जा रहे हैं, हारून ने जवाब दिया।
जिसे जाना है वो खुद जाए, पर मेरे बच्चों को यहीं छोड़कर जाए, उसने दामिया को देखकर कहा। दामिया खामोशी से हारिस के कपड़े चेंज करती रही। हारून, हारिस, आज हम लोग भाई घूमने जाएंगे। आहद ने हारून को अपनी गोद में लेकर कहा। बाबा, पर हम तो नानू के घर जा रहे हैं। हारून ने मासूमियत से कहा। नहीं, आप नानू के घर किसी और दिन चले जाना, आज आप दोनों बाबा के साथ घूमने जाएंगे। उसने हारून के दोनों गाल चूमते हुए कहा। मामा जानी भी हमारे साथ जाएंगी ना बाबा? हारिस ने जूता पहनते हुए पूछा। नहीं, आपकी मामा जानी नानू के घर जा रही हैं, इसलिए हम तीनों ही जाएंगे। दामिया बिना कुछ बोले अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। आहद बच्चों को लेकर नीचे चला गया था। दामिया आदिल के साथ अपने घर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। उसने लाउंज में आते ही साइमा बेगम को सलाम किया। वालेकुम सलाम, मेरी बच्ची कैसी है? साइमा बेगम ने उसे अपने गले लगाकर पूछा। मामा मैं ठीक हूँ, आप और बाबा कैसे हैं? हम भी ठीक हैं बेटा। बच्चे और आहद क्यों नहीं आए दामिया? साइमा बेगम ने उदासी से पूछा। मामा वो लोग बाहर घूमने गए हुए थे, इसलिए मैं अकेली ही आ गई। दामिया ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा अंदर चलो, तुम्हारे बाबा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। साइमा बेगम दामिया को लेकर अंदर चली गई। मामा जानी ये देखें, बाबा ने हमें कितने ज़्यादा टॉयज लेकर दिए हैं। दामिया के आते ही हारून और हारिस दोनों अपनी शॉपिंग दामिया को दिखाने लगे। बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चों के टॉयज, उसने टॉयज पर नज़र डालते हुए कहा। आहद लैपटॉप पर बैठा कुछ काम कर रहा था। वो किचन में बर्तन धोने चली गई। जब वापस आई तो बेड पर वैसे ही टॉयज पड़े हुए थे। हारून और हारिस सो गए थे। दामिया ने सारे टॉयज एक बैग में डालकर अलमारी में रखे। आहद अभी तक लैपटॉप पर ही बैठा हुआ था। दामिया बेड पर आकर करवट आहद की तरफ लेकर लेट गई। उसने अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस करके बेख्तियार बेड की तरफ देखा, जहां दामिया उसे ही देख रही थी। दोनों की नजरें चार हुई थीं। दामिया की आंखों में सिर्फ शिकवे ही नजर आए थे उसको। आहद ने अपनी नजरों को दोबारा लैपटॉप पर मरकूज कर लिया। वो अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था जब अदीना बेगम कमरे में चली आई चाय लेकर। आहद बेटा ये चाय। अदीना बेगम ने चाय का कप आहद के सामने रखते हुए कहा। आहद बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अदीना बेगम ने बेड पर बैठते हुए कहा। जी अम्मी कहें। आहद ने मोबाइल बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। बेटा, तुम्हारा और दामिया का कोई झगड़ा हुआ है क्या? अदीना बेगम ने परेशानी से पूछा। नहीं अम्मी, क्या आपसे दामिया ने कुछ कहा है? आहद अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था। आहद बेटा ये चाय। अदीना बेगम ने बेड पर बैठते हुए कहा। जी अम्मी कहें। बेटा, तुम्हारा और दामिया का कोई झगड़ा हुआ है क्या? अदीना बेगम ने परेशानी से पूछा। नहीं अम्मी, क्या आपसे दामिया ने कुछ कहा है? नहीं, वो बच्ची क्या कुछ बताएगी, बस मैं ही कई दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर रहते हो। बेटा, क्या कोई बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? अम्मी, हम तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते, तो झगड़ा कहाँ से होगा? आहद ने फीकी मुस्कुराहट से कहा। आहद, तुमने उस बच्ची को कुछ कहा है क्या? आहद की बात पर अदीना बेगम की परेशानी मजीद बढ़ गई। अम्मी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस वही उस शादी से खुश नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? दामिया क्यों खुश नहीं है इस शादी से? अदीना बेगम ने हैरानी से उसे देखा। अम्मी, वो इब्रार को पसंद करती है और उससे ही शादी करना चाहती थी। दामिया जो बाहर खड़ी आहद की गुफ्तगू सुन रही थी, आहद की आखिरी बात पर बेख्तियार दीवार का सहारा लिया। दामिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर खुद पर अख्तियार न रख सकी तो कमरे में चली आई। बहुत अच्छी कहानी बनाई है आपने मुझसे जान छुड़वाने के लिए। दामिया ने बाकायदा ताली बजाकर दाद दी। आहत ने चौंक कर दामिया को देखा। कौन सी कहानी बनाई है मैंने? यही जो आप अभी मुमानी को बता रहे थे। अगर आपने मुझसे जान ही छुड़ानी थी तो मुझे बता देते, मैं खुद यहाँ से चली जाती। मुझ पर ये बेहुदा इल्ज़ाम तो ना लगते। दामिया ने तड़प कर कहा। ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, जो सच था वही बताया है मैंने। बताओ, क्या तुम नहीं पसंद करती इब्रार को? आहत ने गुस्से से पूछा। नहीं करती मैं इब्रार भाई को पसंद। दामिया ने चिल्लाकर कहा। ये तो सुना था कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बना दिया जाता है, पर आज तो यहाँ अलग ही देखने को मिल रहा है। मुश्किल वक्त में महबूब को ही भाई बना दिया। आहद ने तंजिया मुस्कुराहट समेत कहा। महबूब नहीं है वो मैंने हमेशा इन्हें भाई माना है। तुम्हारे कहने से वो भाई नहीं बन जाएगा तुम्हारा। उसने गुस्सीली नजरों से उसे देखा। आहद बेटा चुप हो जाओ खुदा के लिए। अदीना बेगम जो कब से खामोश खड़ी इनकी बातें सुन रही थी, एकदम उनके दरमियान में आई। अब अगर आपको मुझ पर शक है तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। दामिया ने अपने आंसू साफ करके कहा। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। दामिया कमरे से चली गई। दामिया बेटा मेरी बात सुनो। अदीना बेगम दामिया के पीछे गई। भाभी क्या हुआ आपको? एमन भी दामिया की हालत देखकर परेशान हो गई। वो चलती हुई आदिल के पास आई। आदिल, तुम मुझे घर छोड़ दोगे? यहाँ मैं खुद ही चली जाऊँ।
भाभी हुआ क्या है? आदिल ने घबरा कर पूछा। तुम चल रहे हो या नहीं? दामिया ने फिर से अपना सवाल दोहराया। मैं गाड़ी की चाबी ले आऊं? आदिल भागकर कमरे में चला गया। मामा जानी कहाँ जा रही हैं आप? हारून और हारिस लॉन में खेल रहे थे जब दामिया की आवाज़ सुनकर अंदर चले आए। दामिया दोनों के हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगी जब पीछे से आहत की आवाज़ आई। बच्चों को यहीं छोड़कर जाओ। आहत सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। दामिया ने मुड़कर आहत को देखा, फिर बच्चों के हाथ छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। आहत बेटा, दामिया को रोको, अदीना बेगम ने आहत के पास आकर कहा। अम्मी जाने दें इसे, अपनी मर्जी से जा रही है वो, मत रोकें उसे। आहत कमरे की तरफ चला गया। वो अपने घर आई तो साइमा बेगम उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। दामिया बेटा क्या हुआ, तुम रोई हो क्या? साइमा बेगम उसकी सूजी आंखें देखकर परेशान हो गई। दामिया साइमा बेगम के सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी। दामिया बेटा कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। साइमा बेगम उसके बालों को सहला रही थी तो कभी पुश्त को। क्या हुआ? दामिया को आलम साहब भी वहीं चले आए। पता नहीं, आप ही पूछे, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही। साइमा बेगम ने आलम साहब को देखा। बेटा अपने बाबा को भी नहीं बताओगी क्या? क्या हुआ है? आलम साहब ने दामिया को पकड़कर अपने साथ लगाया। बाबा, आहत को लगता है कि मैं उससे शादी से खुश नहीं हूं। दामिया ने सर उठाकर आलम साहब को देखा। ऐसी क्या बात हुई है जो उसे ऐसा लग रहा है? साइमा बेगम परेशानी से बोली। मामा, आहत ने मुझ पर शक किया। उन्हें लगता है कि मैं इब्रार भाई से मोहब्बत करती हूँ और उनसे ही शादी करना चाहती थी। दामिया फिर से रोने लगी। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? जरूर आहत को कोई गलत फहमी हुई होगी। साइमा बेगम ने परेशानी से कहा। बच्चे क्यों नहीं आए दामिया? आलम साहब ने बच्चों के बारे में दरियाफ्त किया। बाबा, उन्होंने मेरे बच्चे भी अपने पास रख लिए। बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आलम साहब ने दुखी दिल से दामिया को तसल्ली दी। आलम साहब आप अब्बास भाई से बात करें ना। साइमा बेगम को बेचैनी लगी हुई थी। मेरा मोबाइल लेकर आइए कमरे से, हम बात करते हैं, आलम साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। साइमा बेगम कमरे में मोबाइल लेने चली गई। दामिया बेटा आप अपने कमरे में जाकर आराम करें और परेशान बिल्कुल नहीं होना, आलम साहब ने दामिया के आंसू साफ करके कहा और वो उठकर कमरे में चली गई। ये ले मोबाइल आपका। साइमा बेगम ने मोबाइल वाला हाथ आगे किया। आलम साहब मोबाइल पकड़कर कॉल मिलाने लगे। साइमा बेगम सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बास जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया था। जब आलम साहब दोबारा बोले, अब्बास साहब आप आहत पर गुस्सा मत करें, उसे शायद गलत फहमी हुई हो। थोड़ी देर बाद आलम साहब फिर बोले, अब्बास भाई मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आहत की गलत फहमी दूर हो जाए। अब्बास साहब की बात सुनने के बाद आलम साहब ने खुदाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या कह रहे थे अब्बास भाई? साइमा बेगम ने बेताबी से पूछा। साइमा, जब ये बात हुई थी उस वक्त अब्बास घर में मौजूद नहीं था, वरना वो कह रहे थे कि मैं मामला सुलझा लेता। तो उसी वक्त आहत को समझा कर फिर अब क्या होगा? अब अब्बास साहब आहत से बात करके ही कुछ बताएंगे। आलम साहब के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। बस दुआ करें अल्लाह बेहतर ही करे। आलम साहब ने चेहरे पर हाथ फेर कर अपनी परेशानी कम करना चाही। इंशाल्लाह साइमा बेगम आहिस्ता आवाज में बोली। आहत ये क्या हरकत की है तुमने? दामिया को घर से निकाल दिया। अब्बास साहब गुस्से से कमरे में चले आए। बाबा मैंने नहीं निकाला, वो खुद ही अपनी मर्जी से गई है, आहत ने जज्बात से बगैर लहजे में कहा। उसने तो जाना ही था ना, तुमने तो इतना बेहुदा इल्जाम लगाया है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी बीवी पर इल्जाम लगाते हुए? अब्बास साहब ने गुस्से से आहत पर बरसे। बाबा मैंने इल्जाम नहीं लगाया, जो सही था वही कहा है मैंने, आहत ने बेरुखी से जवाब दिया। बहरहाल जो भी है तुम दामिया को घर लेकर आओ। अब्बास साहब ने नरमी से कहा। मैं नहीं जाऊंगा, वो खुद गई है तो खुद ही वापस आ जाएगी, उसने नागवारी से कहा। अब्बास साहब अपने बेटे को देखते रह गए। दामिया बेटा खाना खा लो। साइमा बेगम कब से दामिया को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। मामा मुझे नहीं खाना खाना, पता नहीं मेरे बच्चों ने खाना खाया भी होगा या नहीं, दामिया ने हारून और हारिस के बारे में सोचते हुए कहा। मामा आहत को पता है कि मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रहते, फिर क्यों उन्होंने मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया? वो फिर से रोने लगी। दामिया बेटा बस तुम अच्छे की ही दुआ मांगो, सब अच्छा ही होगा। साइमा बेगम ने अपनी बेटी की हालत देखकर बेबसी से कहा। हारून हारिस खाना खा लो, एमन ने उनके आगे खाना रखते हुए कहा, जो दामिया के जाने के बाद से ही रो रहे थे। हमें नहीं खाना पप्पो, हमें मामा जानी के पास जाना है, हारून ने रोते हुए कहा। एमन इन्हें देखकर दुखी हो गई थी। मैं लेकर चलूंगी आपकी मामा के पास, पहले खाना खाओ, एमन ने उन्हें पुचकारा। नहीं, हमें पहले मामा जानी के पास लेकर चलें, फिर ही हम खाना खाएंगे, हारिस ने अपने आंसू साफ करके कहा। देखो बच्चों, इससे पहले एमन कुछ बोलती वहां आहत चला आया। खाना क्यों नहीं खा रहे तुम दोनों? आहत ने दोनों को देखा। बाबा हमें मामा जानी के पास जाना है, हमें खाना नहीं खाना।
दोनों बच्चों ने जिद्दी लहजे में कहा। आहत बच्चों को दामिया के पास ले जाओ। देखो, दोनों ने एक ही दिन में अपनी क्या हालत बना ली है। इन्हें आदत नहीं है दामिया के बिना रहने की। अदीना बेगम ने उदासी से कहा। मैं इनकी ये आदत बदल दूंगा अम्मी। हारून हारिस, चलो हम बाहर डिनर करने चलते हैं। आहत ने दोनों बच्चों की तरफ देखकर कहा। नहीं बाबा, हमें कहीं नहीं जाना, हमें मामा जानी के पास जाना है। दोनों ने एक साथ नफी में सर हिलाया। अच्छा उठो, मैं तुम्हें तुम्हारी मामा जानी के पास लेकर चलता हूँ। आहद ने कुछ सोचकर बच्चों को अपने साथ चलने का इशारा किया। दोनों अपने आंसू साफ करके खुशी खुशी आहद के साथ चल पड़े। अदीना बेगम और एमन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। आहद 12 बजे के करीब दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर घर में दाखिल हुआ। बेटा, तुम इन्हें दामिया के पास छोड़कर नहीं आए? अदीना बेगम, जो उसके ही इंतजार में बैठी हुई थी, आहद की गोद में दोनों बच्चों को देखकर हैरान हुई। दोनों बच्चे आहद के कंधे पर सर रखे सो रहे थे। अम्मी, मैं इन्हें दामिया के पास नहीं लेकर गया। मैं इन्हें डिनर करवाने के बाद तब तक लेकर बाहर घूमता रहा जब तक ये सो नहीं गए। आहद ने आराम से बताया। कब तक तुम इन्हें धोखा देते रहोगे आहद? अदीना बेगम ने तड़प कर कहा। अम्मी प्लीज, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। आहद बच्चों को लेकर कमरे की तरफ चला गया। अदीना बेगम अपने जिद्दी बेटे को बेबसी से देखती रह गई। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी दामिया के घर को। आबदा बेगम को जब दामिया का पता चला तो वो भी दुखी हो गई, जिसका इजहार वो इब्रार के सामने बैठी कर रही थी। इब्रार को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, पर फिर वो अपने दिल को ये कहकर समझा देता कि दामिया ने मेरी मोहब्बत ठुकराई थी तो नुकसान तो उसे उठाना ही था। इब्रार के कान फिर आबदा बेगम की बातों की तरफ लग गए थे। पता नहीं किसने इस बच्चे के कान भर दिए हैं दामिया के खिलाफ। मेरी तो इस इंसान के लिए दिल से बद्दुआ निकल रही है। आबदा बेगम की बात पर इब्रार के माथे पर पसीना आया। अम्मी, बद्दुआ तो ना दें उस इंसान को, क्या पता उसकी कोई वजह हो। इब्रार ने घबरा कर कहा। अरे, ऐसी भी क्या वजह थी इस इंसान की कि मियाँ बीवी के दरमियान ही लड़ाई करवा दी? कीड़े पड़े उसे। अम्मी बस करें, कब से आप मुझे ही बद्दुआएं दिए जा रही हैं? कैसी माँ हैं आप? इब्रार गुस्से से अपनी जगह से उठा। मैं तुम्हें कब दे रही हूँ? मैं तो। आबदा बेगम की जुबान चलते चलते एकदम बंद हुई। इब्रार को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ था तो जुबान दांतों तले रख कर ली। इब्रार, क्या तुमने अहद और दामिया के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की हैं? आबदा बेगम ने बेयकीनी से अपने सामने खड़े बेटे को देखा। अम्मी, मैं वो। इब्रार के कुछ बोलने से पहले ही आबदा बेगम ने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवा दिया। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी इब्रार, तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे बेटे थे। आबदा बेगम ने दुखी लहजे में कहा। अम्मी, मैं पसंद करता था दामिया को। इब्रार ने नजरें नीचे करके कहा। इब्रार, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे हवाले से दामिया को इस घर में लाना चाहती थी, अपने भाई की बच्ची को हमेशा अपने पास देखना चाहती थी। पर पता है मैंने क्यों नहीं मांगी दामिया आलम भाई से? क्योंकि मैंने दामिया की नज़रों में तुम्हारे लिए सिर्फ भाई का एहतराम देखा, एक मान देखा जैसे अपनी बहन को भाई पर होता है। और मैं रिश्ता मांगकर दामिया को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मैं उसका मान बरकरार रखना चाहती थी इब्रार। और आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पता नहीं मैं अपने भाई का सामना कैसे करूंगी सारी जिंदगी। आबदा बेगम रोने लगी। अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर अम्मी। इब्रार आबदा बेगम के कदमों में जाकर बैठ गया। मुझसे माफ़ी मत मांगो इब्रार, मांगनी है तो दामिया से जाकर मांगो जिसका तुमने घर बर्बाद किया है। अम्मी, मैं दामिया से माफ़ी मांगूंगा, मैं आहत को भी सच बता दूंगा, बस आप मुझसे नाराज मत होइए अम्मी। इब्रार ने रोते हुए सर आबदा बेगम के कदमों में रख दिया था। अगर तुम्हें दामिया ने माफ़ कर दिया तो समझना तुम्हारी माँ ने भी माफ़ कर दिया। आबदा बेगम ने बेरुखी से उससे मुंह मोड़ लिया। इब्रार उठकर घर से निकल गया। दामिया के लबों पर चुप सी लग गई थी। हर वक्त हारून और हारिस को याद करके रोती रहती थी। साइमा बेगम अपनी बेटी की हालत देख देख कर तड़प रही थी। आलम साहब भी अफसरदा दिखाई देते थे। घर में एक बेनाम सी खामोशी रहती थी। अब भी इस खामोशी को ख़त्म करने के लिए आलम साहब दामिया को कमरे से बुलाने चले आए। आलम साहब अंदर आए तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। आलम साहब ने आगे बढ़कर लाइट चलाई थी। कमरे में एकदम रोशनी हो गई। वो घुटनों में सर दिए बेड पर बैठी हुई थी। आलम साहब चलते हुए उसके पास आकर बैठ गए। दामिया बेटा, आलम साहब ने प्यार से अपनी जान से प्यारी बेटी को पुकारा। दामिया ने सर उठाकर उन्हें देखा। बेटा, क्यों तुमने खुद को इस कमरे में कैद कर लिया है? बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को देखो बेटा। बाबा, मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने को। बेटा, अपना नहीं तो हमारा ही ख्याल कर लो। तुम्हें इस हालत में देखकर हम पर क्या बीत रही है बेटा, तुम सोच नहीं सकती। तुम्हारी मामा ने अलग गम ले लिया है तुम्हारा, उसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा बेटा। आलम साहब ने प्यार से दामिया को समझाया। चलो, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, उठो और मेरे लिए चाय बनाकर लॉन में लाओ, हम वहीं बैठकर चाय पियेंगे। आलम साहब ने दामिया का हाथ पकड़कर बेड से उठाया। वो खामोशी से चाय बनाने किचन में चली गई। आलम साहब लॉन की तरफ बढ़ गए थे। आहद अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा काम कर रहा था जब ऑफिस में रखा फ़ोन बज उठा।
आहद ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठा लिया। सर, आपसे कोई आदमी मिलने आए हैं। दूसरी तरफ आहद की सेक्रेटरी ने इत्तला दी। क्या नाम है उनका? आहद ने मसरूफ से अंदाज में पूछा। सर, वो आदमी अपना नाम इब्रार बता रहे हैं। ठीक है, तुम इनको अंदर भेज दो। फ़ोन रखने के बाद आहद चेयर से टिक लगाकर बैठ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए अंदर। आहद ने आने वाले को देखा। बैठो। उसने चेयर की तरफ बैठने का इशारा किया। इब्रार नजरें झुकाकर चेयर पर बैठ गया। आहद को इस वक्त इब्रार से जेलसी फील हो रही थी, दामिया के लिहाज से। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं? आहद अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर थोड़ा आगे को झुका। मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ, इब्रार ने आहद की तरफ देखकर कहा। यही बताने आए हो कि तुम और दामिया जल्द ही शादी कर रहे हो? आहद ने तंजिया मुस्कुराहट समेटकर कहा। नहीं, अगर दामिया को मुझसे शादी करनी होती ना तो वो कब की कर चुकी होती। आहद उसने नासमझी से इब्रार को देखा। दामिया ने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। उसने तो कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा भी ना होगा। वो तो सिर्फ मुझे एक ही रिश्ते से देखती थी, भाई के रिश्ते से। उसकी नज़र में मेरे लिए सिर्फ भाई का मुकाम था। मैंने दामिया से मोहब्बत की थी, पर अब मुझे ये लफ्ज़ कहते भी शर्म आ रही है। इब्रार तलखी से मुस्कुराया। पता है, जब मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसने क्या कहा? इब्रार ने उसको देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने कहा कि उसके दिल में सिर्फ एक ही शख्स है जिससे वो मोहब्बत करती है, जिसका वो इंतज़ार कर रही थी 3 सालों से। वो तुम हो आहद। दामिया अगर किसी से मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ तुमसे करती है। इब्रार ने उंगली से आहद की तरफ इशारा किया। ये कैसा इंकशाफ हुआ था? आहद तो शौक की कैफियत में इब्रार को देख रहा था। मुझे माफ़ कर देना आहद, मैंने तुम दोनों में गलत फहमी पैदा करना चाही थी, तुम्हें दामिया से नफरत करने पर मजबूर किया था। इब्रार ने सर नीचे झुकाकर कहा। चलता हूँ मैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इब्रार ऑफिस से बाहर निकल गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने ही हाथों अपने घर को बर्बाद करने चला था। आहद अपना सर पकड़कर बैठ गया। आलम साहब लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे जब वहाँ इब्रार चला आया। दामिया और साइमा बेगम किचन में थी। अरे इब्रार बेटा, काफ़ी दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने, आलम साहब ने बगलगीर होते हुए कहा। मामू बस थोड़ा सा मसरूफ़ था। दामिया बेटा, इब्रार भाई के लिए भी चाय लेकर आओ। आलम साहब ने वहीं पर बैठे आवाज़ दी। घर में सब कैसे हैं? मामू सब ठीक हैं, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ करो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। मामू मुझे माफ़ कर दें। इब्रार बेटा, माफ़ी क्यों मांग रहे हैं आप? साइमा बेगम और दामिया भी वहाँ चली आई। दामिया ने ट्रे टेबल पर रख दी। मामू, मैंने दामिया का घर खराब करने की कोशिश की थी। इब्रार की बात सुनकर वहाँ बैठे सबको सांप सूंघ गया था। लाउंज में खामोशी छा गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम इब्रार? साइमा बेगम को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। मामी, आहत के दिल में शक का बीज मैंने ही डाला था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, इब्रार ने शर्मिंदगी से कहा। दामिया बेयकीनी से इब्रार को देखने लगी। बेटा, दामिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ये हरकत की? आलम साहब दुखी लहजे में बोले। इन्हें अपनी बहन के बेटे से बहुत मोहब्बत थी। मामू मुझे माफ़ कर दें, मैं दामिया का गुनाहगार हूँ। इब्रार ने आलम साहब के आगे हाथ जोड़ दिए। इब्रार बेटा, इससे पहले आलम साहब कुछ बोलते दामिया की आवाज़ लाउंज में सुनाई दी। मैंने आपको माफ़ कर दिया इब्रार भाई। आलम साहब और साइमा बेगम ने चौंक कर दामिया को देखा। थैंक यू दामिया, तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, इब्रार ने मुस्कुराकर कहा। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ये सब मेरी किस्मत में ही होना लिखा था। दामिया अपनी बात कहकर वहाँ से ठहरी नहीं, कमरे में चली गई। मामू, मामी, प्लीज़ आप लोग भी मुझे माफ़ कर दें। बेटा, जब दामिया ने ही माफ़ कर दिया है तो हम कौन होते हैं तुम्हें ना माफ़ करने वाले? बस इस बात का दुख सारी ज़िंदगी रहेगा, आलम साहब ने अफसरदा लहजे में कहा। इब्रार शर्मिंदगी से वहाँ से उठकर चला गया। हारून और हारिस दोनों ही कई दिनों से बीमार थे। एमन ही सारा दिन उनका ख्याल रख रही थी। दोनों की जुबान पर बस एक नाम की ही गर्दान थी, मामा जानी के पास जाना है। अब भी एमन इन्हें दवाई खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो एमन का हाथ झटक देते। हमें दवाई नहीं खानी फूफो, हमें मामा जानी के पास जाना है। ठीक है, मैं आपको आपकी मामा जानी के पास लेकर जाऊंगा, पर पहले आपको दवाई खानी होगी। आज चलते हुए बेड के करीब आ गया। मामा जानी, बाबा जानी, आप झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है आप नहीं लेकर जाएंगे, हारिस ने बेचारगी से कहा। नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। आप दवाई खाएंगे तो मैं सचमुच आपको लेकर जाऊंगा। आहद ने दोनों बच्चों को देखा जो मुरझा गए थे अपनी माँ के बिना। एमन ने इन्हें दवाई खिलाई जो वह खामोशी से खा गए। चले बाबा, अब मामा के पास। हाँ चलो। आहद ने दोनों को अपनी गोद में उठा लिया। भाई, क्या आप सच में इन्हें लेकर जा रहे हैं? एमन ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, आहद ने इस बात में सर हिलाया। बाबा चलिए जल्दी। हाँ चल रहे हैं, गाड़ी की चाबी तो उठा लेने दो यार। आहद टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चला गया। दामिया लॉन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। अचानक गेट पर बेल हुई। चौकीदार उठकर गेट की तरफ गया। दामिया का ध्यान भी गेट की तरफ था। चौकीदार ने गेट खोला तो आहद की गाड़ी अंदर दाखिल हुई।
दामिया आहत की गाड़ी देखकर हैरान हुई, फिर नजर दूसरी साइड पर गई जहां बच्चे गाड़ी से उतर रहे थे। हारून, हारिस, दामिया ने बेख्तियार दोनों को पुकारा, मामा जानी। दोनों भागकर दामिया के गले आ लगे। दामिया इन्हें चूमती तो कभी अपने सीने से लगाती। आहत गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। मामा जानी, आप हमें छोड़कर क्यों आ गई थी? हारून ने नाराजगी से कहा। नहीं मेरी जान, मैं आप दोनों को क्यों छोड़ूंगी? तुम दोनों तो मेरी जान है, तुम दोनों में। दामिया ने फिर से इन्हें चूमा। चलो बेटा, अब तुम लोगों की बारी खत्म, अब बाबा की बारी है। मामा, अब बाबा को प्यार करेंगी, आहत ने दामिया को देखकर शरारती लहजे में कहा। दामिया ने तफसीली नजरों से आहत का जायजा लिया, जिसने ब्लू जीन्स पर ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। चले करें प्यार, आहत ने अपना गाल दामिया के आगे किया। दामिया ने गुस्से से आहत को देखा। मामा जानी करे ना। हारून और हारिस भी आहत की देखा देखी शुरू हो गए। तुम दोनों अंदर चलो। दामिया उनका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। कुछ ज्यादा ही नाराज है, अब थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आहत ने मन ही मन में कहा। फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। आहत बेटा तुम कब आए? साइमा बेगम आहत को अंदर आता देख हैरानी के साथ साथ खुश भी हुई। फूफो बस अभी आया हूँ। आहत चलकर साइमा बेगम के पास आ गया। साइमा बेगम आहत को लाउंज में ले आई। आलम साहब भी अपने कमरे से लाउंज में आ गए थे। दामिया बच्चों को अपने कमरे में ले गई थी। आलम साहब और साइमा बेगम सारी नाराजगी भूलकर आहत से खुशी से मिले थे। दामिया तो कमरे में ही जाकर बंद हो गई है, मैं इसे बाहर लेकर आती हूँ। साइमा बेगम उठकर दामिया के कमरे में चली आई। दामिया बेटा, बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ। साइमा बेगम ने दामिया को देखा, जिसके चेहरे पर बच्चों के आने से खुशी आ गई थी। मामा मुझे बाहर नहीं जाना, मैं यहाँ ठीक हूँ। बेटा वो तुम्हें लेने आया है, मुझे नहीं जाना इनके साथ। मामा आप मना कर दें इनको, दामिया ने बेरुखी से कहा। बेटा एक मर्तबा सोच लो, अपना नहीं तो बच्चों के बारे में सोच लो। साइमा बेगम ने दामिया को समझाना चाहा। अम्मी मैंने सोचकर ही फैसला लिया है। साइमा बेगम कमरे से बाहर चली गई। आहत बेटा दामिया जाना नहीं चाहती, साइमा बेगम ने हिचकिचाते हुए कहा। फूफो मुझे पता है वो मुझसे खफा है, कोई बात नहीं मैं इसे मना भी लूंगा, आहत ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर बाद आहत उनसे मिलकर चला गया और बच्चों को दामिया के पास ही छोड़ गया। भाभी प्लीज चलिए ना हमारे साथ, आदिल ने आज डिनर बाहर करने का प्रोग्राम बनाया था, जिसके लिए दामिया को राजी कर रहा था। भाभी हम लोग ही जाएंगे, अगर आप सोच रही हैं कि भाई भी जाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं जा रहे, इन्हें ऑफिस में काम है, आदिल ने पूरी तरह से दामिया को तसल्ली करवाई। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। बिलाकर दामिया ने जाने के लिए हामी भर ली। आधे घंटे बाद वो लोग होटल में मौजूद थे। हारिस वो देखो कितनी प्यारी डोल है, हारून ने अपने सामने वाली टेबल की तरफ इशारा किया, जहां एक औरत छोटी सी बच्ची को गोद में पकड़े हुए बैठी थी। चलो आओ हम वहां चलकर डोल देखते हैं। हारून हारिस का हाथ पकड़कर सामने वाली टेबल पर ले आया। आंटी क्या हम इसे हाथ लगा सकते हैं? हारून ने बच्ची की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ तुम हाथ लगा सकते हो, इस औरत ने मुस्कुरा कर कहा। हारून उस बच्ची को अपने छोटे छोटे हाथों से छूने लगा। आंटी ये बहुत ही प्यारी है, वो औरत हारून की मासूमियत पर मुस्कुरा दी। हारून हारिस बेटा यहाँ आ जाओ, दामिया ने दोनों को आवाज देकर पुकारा। दोनों अपनी टेबल पर आकर बैठ गए। मामा इस आंटी की डोल बहुत ही प्यारी है, मुझे भी ऐसी ही डोल चाहिए, हारून ने दामिया से फरमाइश की। दामिया तो हारून की बात पर बौखला गई। एमन ने दूसरी तरफ चेहरा करके अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हारून अगर तुम्हें डोल चाहिए तो अपने बाबा से फरमाइश करो ना, आदिल ने होटल के दरवाजे से अंदर आते आहत को देखकर कहा। दामिया ने आहत को देखकर आदिल को देखा। सॉरी भाभी, झूठ बोलने के लिए, आदिल ने कान पकड़कर सॉरी मांगी। दामिया ने आदिल को घुरी से ही नवाजा पर बोली कुछ नहीं। आहत दामिया के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया था। भाई किसकी फरमाइश की बात हो रही थी? आहत ने हारून को देखकर पूछा। बाबा मुझे डोल चाहिए, उस आंटी की डोल जैसी, हारून ने उस बच्ची की तरफ इशारा करके आहत को कहा। अच्छा तो मेरे बेटे को डोल चाहिए, आहत ने दामिया को देखकर कहा और वो इर्द गिर्द देखने लगी। वेटर टेबल पर लाकर खाना रखने लगा तो सब खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए। खाने के बाद सब जाने के लिए खड़े हो गए। खाने के दौरान दामिया के दुपट्टे पर हारिस से रायता गिर गया था, जिसे साफ करने वो वॉशरूम में चली गई थी। जब साफ करके वापस आई तो टेबल पर सिर्फ आहत मौजूद था, बाकी सब जा चुके थे। सब कहाँ गए? दामिया ने हैरानी से पूछा। घर चले गए हैं, आहत ने आराम से जवाब दिया। मुझे छोड़कर चले गए? दामिया ने बेयकीनी से पूछा। नहीं, मुझे भी आपके साथ छोड़कर गए हैं, आहत ने मुस्कुरा कर कहा। अब हम घर कैसे जाएंगे? नहीं, हम घर जाएंगे ही क्यों? आहत ने टेबल से उठते हुए कहा। फिर कहाँ जाएंगे हम? ऊपर रूम में जाएंगे हम। आहत दामिया का हाथ पकड़ गए, ऊपर की तरफ चल दिया। आहत दामिया को एक कमरे में ले आया था। ये कहाँ ले आए हैं आप मुझे? हम आज रात यहीं रुकेंगे, आहत ने बेड पर लेटकर कहा। तो ये सब आपका प्लान था, मुझे डिनर के लिए यहाँ इस होटल में लाना?
फिर एमन लोगों का चले जाना, बिल्कुल ये मेरा ही प्लान था। आहद ने दामिया को देखा। मैं यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रही, जा रही हूँ मैं। दामिया दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया तो वो लॉक था। मुझे पता था तुम भागने की कोशिश करोगी, इसलिए मैंने पहले से ही इंतजाम कर लिया था। आप जैसे शख्स से हर चीज की उम्मीद की जा सकती है, दामिया ने गुस्से से कहा। अच्छा, मतलब किस किस चीज की? आहद ने गैर संजीदगी से कहा। लॉक खुले, मुझे घर जाना है। नहीं, ये लॉक तो तभी खुलेगा जब तुम्हारी नाराजगी खत्म होगी। आहद दामिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। नाराज अपनों से हुआ जाता है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, दामिया ने बेरुखी से कहा। दामिया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आहद घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, पर यूं मुझसे बेरुखी से मुंह ना मोड़ो। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे सजा नहीं दी जाती आहद। वो इस्तेज़ाइया हंसी। आपको पता है कि मैं कितना आपके लिए तड़पी थी आहद। एक एक पल भारी था मेरे लिए, पर आपको इससे क्या? आप तो वहां मजे से रह रहे थे। उसके आंसू पलकों से टूट टूट कर गालों पर बह रहे थे। आपने मुझ पर शक किया, मेरी मोहब्बत पर शक किया आहद। अगर तुम यहाँ तकलीफ में थी तो सुकून में मैं भी नहीं था। जब मुझे मेहंदी की रात इब्रार ने बताया तो तुम नहीं जानती उस दिन मुझ पर क्या बीती। मुझे यकीन नहीं आ रहा था उसकी बात पर, मगर जब मैंने हर पहलू से सोचा तो उसकी बात सच लगी। जब मैं लंदन से आया तुम उस वक्त भी मुझसे मिलने नहीं आई। मैं तुमसे मिलने घर आया, तुम कमरे में जाकर बंद हो गई थी। मुझे लगा कि शायद तुम वाकई में इब्रार से मोहब्बत करती हो। आहद ने सर झुकाकर कहा। आहद, अपनी आपने मेरी शर्म हया को इतना बेहुदा सोच दे दी। दामिया, बस आखिरी मर्तबा मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा हमारे दरमियान कभी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं निकलेगी। आहद ने उसे देखा जो सारों की तार से आंसू बहा रही थी। आहद ने पकड़कर दामिया को बेड पर बिठाया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। दामिया, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? वो मुंतजिर निगाहों से उसे देख रहा था। मैंने आपको माफ़ कर दिया, पर मैं अभी भी आपसे नाराज़ हूँ, वो भीगी पलकें लिए बोली। तुम्हारी नाराजगी भी मैं खत्म कर दूंगा दामिया, आहद ने उसके हाथ पकड़कर कहा। चलिए अब घर, बच्चे ढूंढ रहे होंगे मुझे, दामिया ने परेशानी से कहा। बच्चे अपनी फूफो के साथ सो गए होंगे, अभी बस तुम बच्चों के बाबा पर ध्यान दो। आहद ने दामिया के चेहरे पर गुस्ताखी की। आहद, प्लीज। दामिया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। आज मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी है। उसे उन्हें एक डोर लाकर देनी है। उसने हाथ बढ़ाकर दामिया को अपनी तरफ खींचा। इसमें आहद की बढ़ती पेशकदमी रोकने की सकत ही ना रही थी। उसने अपनी चाह से अपने महरम की मोहब्बत में अपने जिस्म रूह के दरवाजे वाह कर दिए थे।